हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लासी के युद्ध के बारे में कि कैसे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और इस षड्यंत्र में अंग्रेज़ों का साथ देता है सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र। और जब प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला के सेनापति साइड में खड़े होकर जो है तमाशा देख रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर जो है सिराजुद्दौला अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन वो युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं भागता है और एंड में जो है इस युद्ध में जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है। फिर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफ़र को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हमारा, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और फिर अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है 30 जून 1757 को 1757 को। बदले में मीर जाफ़र कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी दे देता है, मतलब उस क्षेत्र में टैक्स जो वसूलने का पूरा अधिकार जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और साथ ही जो मीर जाफ़र होता है वो अंग्रेजों को 37 लाख पाउंड युद्ध हर जाने के रूप में देता है। अब आप कहोगे कि ये युद्ध हर जाना क्या हुआ, तो आपको पता है कि जब भी अंग्रेज किसी राजा के साथ युद्ध किया करते थे और उसमें अगर कोई वो राजा हार जाता था तो अंग्रेज जो है उस राजा पर जो है युद्ध में जो अंग्रेजों को हानि हुई है उसके लिए जो है पेनल्टी लगाता था, मतलब जुर्माना उस राजा पर लगाता था और उसको जो है वो उस जुर्माने की भरपाई करनी पड़ती थी। सेम इसी तरह जो है प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों को जो हानि हुई थी उसके बदले में मीर जाफ़र को अंग्रेजों को 37 लाख पाउंड जो है पे करना पड़े थे। ओके, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों का धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों की जो ख्वाहिशें हैं, अंग्रेज़ों की जो फरमाइशें हैं वो लगातार बढ़ती जाती है। मतलब जो अंग्रेज़ थे वो लगातार लालच उन अंग्रेज़ों का बढ़ने लगता है और मीर जाफ़र उनके लालच का बैन नहीं कर पाता है। और वो क्या करता है कि उस मीर जाफ़र को यह फील हो जाता है, उसको यह एहसास हो जाता है कि उसने अंग्रेज़ों का साथ देकर जो है गलत किया है और वो मीर जाफ़र जो है अपनी गद्दी को छोड़ देता है और अपनी गद्दी पर बैठाता है अपने दामाद मीर कासिम को। सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे उसका मीर कासिम लिखना था, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आप। इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, थोड़ा मैनेज करिएगा। तो मीर जाफ़र जो है अपने दामाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर 1760 में बिठा देता है, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम जो है बंगाल का बहुत ही कैपेबल शासक बनकर उभरता है। मतलब अलवर्दी खां के बाद जो है उसके बाद मतलब अलवर्दी खां अंतिम बंगाल का शक्तिशाली शासक था। उसके बाद मीर सिराजुद्दौला हुआ, वो उतना कैपेबल ना हो पाया। फिर मीर जाफ़र था, वो भी नहीं। उसके बाद जो है मीर कासिम जो है कैपेबल शासक था। उसको पता था कि मुझे किसी भी तरह से जो है बंगाल से अंग्रेज़ों को भगाना है, मतलब बंगाल को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है। और उसको पता था कि अब मैं जो भी स्टेप उठाऊंगा वो उससे अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसने क्या किया कि अपनी राजधानी सबसे पहले उसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। आपको पता है कि सबसे पहले बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो ढाका हुआ करती थी। फिर जब बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां बनता है उसके द्वारा ढाका से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दी जाती है और उसके बाद मीर कासिम के द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी जाती है। और यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है अब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की गई या किसके द्वारा जो है अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की गई। तो आपको नाम पता होने चाहिए नवाबों के। ओके, जब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की तो इसके पीछे रीज़न पता क्या था कि जो मीर कासिम था उसको पता था कि जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पर अंग्रेज़ों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने अपनी राजधानी थोड़े दूर स्थापित कर दी, ठीक है। और उसने जो है मुंगेर में ही तोपों और बंदूकों के कारखाने स्थापित किए। और अब आप कहोगे कि क्या अंग्रेज़ों को ये सब कुछ पता नहीं था? बट अंग्रेज़ों को तो पता था, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रहे थे कि जो भी मीर कासिम कर रहा है उससे अंग्रेज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मीर कासिम को लगा कि जो भी मैं अब स्टेप उठाने जा रहा हूँ उससे मुझे कभी भी अंग्रेज़ों से लोहा लेना पड़ सकता है, इसलिए जो है जो मीर कासिम था उसने अपने सैनिकों को यूरोपीय स्टाइल में जो है ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अंग्रेज़ों के साथ अच्छे से लड़ सके। ओके, अब जो मीर कासिम अपना डिसीजन लेता है, अपना जो स्टेप उठाता है वो ही बक्सर के युद्ध का मेन
कारण बनता है या मेन पृष्ठभूमि बनती है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि प्लासी वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों को जो है दस्तक का अधिकार था, मतलब अंग्रेज़ों को मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा दस्तक का अधिकार दिया गया था। मतलब दस्तक क्या था कि अंग्रेज़ जो है भारत में बिना किसी कर के, मतलब कोई टैक्स नहीं देंगे और टैक्स फ्री जो है व्यापार कर सकते हैं, और इससे जो अंग्रेज़ लगातार मजबूत होते चले गए। अब मीर कासिम चाहता था कि बंगाल में जो है अंग्रेज़ों का कंपटीटर होना चाहिए कोई ना कोई, तो इसने सोचा कि क्यों ना भारतीयों को जो है भी टैक्स फ्री कर दिया जाए, मतलब भारतीयों से भी कोई टैक्स ना लिया जाए व्यापार से रिलेटेड। तो इस बात की जो है मतलब ये जो कानून है मीर कासिम लागू कर देता है कि अब बंगाल में किसी भी भारतीय से जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो है जो भारतीय व्यापारी होते हैं ना उनको तगड़ा लाभ होता है, ठीक है, वो अंग्रेज़ों को तगड़ी टक्कर देते हैं, और ये जो है अंग्रेज फिर समझ जाते हैं कि यार कासिम ने तो जो है हमारे पेट पे ही लात मार दी है, ठीक है, उसने जो है अंग्रेज भारतीयों को टैक्स फ्री करके जो है इससे भारत जो अंग्रेज़ हैं उनके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, और अंग्रेज जो भारतीय थे वो लगातार प्रॉफिट कमा रहे थे। अब जो भारतीय प्रोडक्ट्स था उसकी प्राइस जो था, उसकी जो कीमतें थी वो भी सस्ती हो गई थी, ठीक है। पहले क्या था कि अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं होती थी उनका जो प्राइस होता था वो कम होता था, और भारतीयों की जो भी चीज़ें होती जितनी जो भी वस्तुएं होती थी उनका जो प्राइस होता था वो ज़्यादा होता था। लेकिन क्योंकि जो भारतीय थे उनको टैक्स भी देना पड़ता था और साथ ही साथ उनको अपना प्रॉफिट भी कमाना था, इसलिए भारतीय जो वस्तु होती थी वो कीमत जो महंगी होती थी, और जो अंग्रेज़ों की जो वस्तु होती थी वो सस्ती होती थी क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना था। बट मीर कासिम के इस स्टेप ने जो है एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया था, और इससे जो है अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम को 1763 में गद्दी से हटा दिया और पुनः मीर जाफ़र को जो है गद्दी पर बिठाया, ठीक है। मतलब अंग्रेज जो जहाँ मीर कासिम था उसके द्वारा जितने भी स्टेप लिए जा रहे थे उनको तो अंग्रेज इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ये जो भारतीयों को टैक्स फ्री करना था ना, वो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अब जो है मीर कासिम को उसकी गद्दी से हटा देना चाहिए। तो फिर क्या किया गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा मीर कासिम को 1763 में गद्दी से हटा दिया जाता है और उसकी जगह फिर से पुनः मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के टाइम बंगाल का नवाब कौन था, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो कहते हैं मीर कासिम। तो गाइज नहीं, क्योंकि मीर कासिम को 1763 में गद्दी से हटा दिया और मीर जाफ़र जो है गद्दी पर बैठता है। तो बक्सर के युद्ध के टाइम जो है मीर जाफ़र जो था वो क्या था, नवाब था। ओके, अब क्या था कि जो मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब नहीं था, लेकिन मीर कासिम चाहता था कि वो अंग्रेज़ों के साथ एक बार लड़ाई करे, मतलब अंग्रेज़ों के साथ दो हाथ करना चाहता था। उसके बाद वो जाता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास चला जाता है और वहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है और उसको पूरी बात समझाता है कि जो बंगाल है उसे हमें अंग्रेज़ों से मुक्त करवाना है। बंगाल बहुत ही संपन्न है, बंगाल की जो खेती है बहुत ही उपजाऊ है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अंग्रेज़ जो लगातार जो बंगाल को लूट रहे हैं, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि अंग्रेज जो बंगाल के अवशेष तक नहीं छोड़ेंगे। तो मीर जाफ़र जो है शाह आलम द्वितीय उसकी बात मान लेते हैं और मीर कासिम के फेवर में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मीर कासिम चला जाता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। इनके नाम लिखने चाहिए थे मुझे, बट सॉरी गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा। ओके, इस वीडियो में आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद मीर कासिम कहाँ चला जाता है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। शुजा-उद-दौला को भी वो सेम वही बातें बताता है और शुजा-उद-दौला भी मीर कासिम के साथ खड़ा हो जाता है। इसके बाद मीर कासिम अपनी सेना लेकर शाह आलम द्वितीय की सेना लेकर और शुजा-उद-दौला की सेना लेकर जो है बक्सर के मैदान में पहुंच जाता है, और फिर मीर कासिम अपना संदेश अंग्रेज़ों तक पहुंचाता है कि हम बक्सर के मैदान में अपने लड़के लेकर आ गए हैं और आप भी जो अपने लड़के लेकर आ जाइए, अब हम बक्सर के मैदान में दो हाथ करेंगे। अब मीर कासिम को पता था कि अगर इस युद्ध में अगर हम हार गए तो अंग्रेज जो है पूरे भारत में जो है अधिकार कर लेंगे, ठीक है। ये अंग्रेज़ों की ऑल इंडिया लेवल की मतलब अखिल भारतीय विजय हो जाएगी, और अंग्रेज़ भी जानते थे कि अगर इस युद्ध को जीत गए ना तो पूरा भारत जो है उनके अधीन होगा, अगर इस युद्ध को हार गए तो उन्हें बंगाल को छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये मतलब बहुत ही निर्णायक युद्ध था, और इसमें जिस बात का डर था वही होता है कि इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और मीर कासिम हार जाता है। यहाँ पर जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा होता है ये पर्सन, इनका नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा है, और दूसरी तरफ होता है मीर कासिम
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद यह अंग्रेजों की अखिल भारतीय विजय होती है। मतलब अंग्रेज जो है पूरे भारत में एक बहुत बड़ी पावर के रूप में, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे और लोगों को लग गया था कि अंग्रेजों को हराना नामुमकिन है, अंग्रेज जो है वो अजय हैं। और यहीं से अंग्रेज़ों का भारत पर विजय का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ जो है अवध को जीतते हैं, पंजाब को जीतते हैं, ठीक है। इसके इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बक्सर का युद्ध होता है वो अंग्रेज़ों की वास्तविक विजय होती है, वास्तविक युद्ध कौशल होता है। क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों को ऐसे ही मिल गया था, क्योंकि वो तो सारा का सारा क्या था, षड्यंत्र था। ओके, सो उसमें ज़्यादा एफर्ट अंग्रेज़ों को नहीं करना पड़ा था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वो अंग्रेज़ों की वास्तविक विजय थी और इसी बक्सर के युद्ध से जो है बंगाल को अंग्रेज जीत लेते हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।